हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्मे सोलर होल्डिंग्स के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल्स, आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन क्या होने वाला है और साथ ही इस आईपीओ के लिए मेरा क्या ओपिनियन है, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हर एक लेटेस्ट अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन करके दिया हुआ है। बात करें हम एक्मे सोलर होल्डिंग्स के आईपीओ की, तो नाम से ही समझ में आ रहा है किस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। और कंपनी को अगर हम देखें तो इनकॉर्पोरेट हुई थी जून 2015 के अंदर और बेसिकली कंपनी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर देखने को मिलती है, जो प्रोड्यूस कर रही है एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा। और कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी, जो वाइंड और सोलर एनर्जी से बनाती हुई नजर आती है इंडिया के अंदर। कंपनी की स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलती है डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, ऑनरशिप, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, लार्ज स्केल पे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट रहते हैं उनके अंदर। और कंपनी अचीव करती हुई नजर आई है अपना इन हाउस इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ईपीसी का जो डिवीजन है एंड ऑपरेशन और मेंटेनेंस, जिसको ओईएम बोलते हैं, टीम के द्वारा। और कंपनी का रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को सेल करके अलग अलग कस्टमर्स को, जिसमें ये प्लांट सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी कम्प्लीटली इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड काम करती हुई नज़र आ रही है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी में टोटल ऑपरेशनल प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे थे लगभग 1320 मेगावाट के, जो या फिर 1800 टू MWP में भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। उस तरीके से हम जब भी रीडिंग्स है उसमें देख सकते हैं। सोलर पावर प्रोजेक्ट ये जो है उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी कम्प्लीटली एक तरीके से सोलर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी अच्छे से पकड़ बनाती हुई नज़र आ रही है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिल रही है भारत के अंदर वाइंड और सोलर में। अगर उसके बाद बात करें वाइंड और सोलर में, तो मुझे लगता है वाइंड में मोस्ट प्रोबेबली आपको एक अच्छा जो वेल नोन नेम है वो सुज़लोन ही देखने को मिलता है। बाकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो काफ़ी शानदार यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, मैं ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ। अगर आपको रीड करना है तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। एंड 31 मार्च 2024 तक कंपनी में 214 परमानेंट एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हुए कंपनी में देखने को मिल रहे थे। अब बात की जाए आगे यहाँ पर आईपीओ की, आईपीओ आज यानी 6 नवंबर से लाइव हो रहा है एंड 8 नवंबर तक लाइव रहने वाला है। फेस वैल्यू रखी है 2 रुपीज़ पर शेयर की, प्राइस बैंड रहेगा 275 से 289 का, लॉट साइज 51 शेयर्स का है, टोटल इशू साइज 2900 करोड़ का, जिसमें 2395 करोड़ का कम्प्लीटली फ्रेश इशू है और यहाँ पर 505 करोड़ का ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना स्टेक यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है 27 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, यानी 51 शेयर्स का लॉट है तो उस हिसाब से 1377 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है एम्प्लॉयज़ को मिल जाएगा। और अगर सिंगल लॉट की बात करें 14,739 का लॉट है, यानी कि उनको सिर्फ 13,362 ही पे करना होगा। उस हिसाब से देखें तो ये उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। बाकी बात करें लिस्टिंग की, BSE NSE दोनों जगह होने वाली है। एंड टेनेटिव शेड्यूल डेट्स की बात की जाए तो वेडनेसडे से आईपीओ लाइव हो रहा है, फ्राइडे को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट होगी मंडे को। अलॉटमेंट कब आउट होगा, किस वेबसाइट पे चेक करना है, ये सारे अपडेट्स भी मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। इसलिए टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ना सिर्फ आईपीओ बल्कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुआ हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलर बेसिस पे पहुंच जाएगा और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिए गए लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कुछ स्कैमर्स ने फेक ग्रुप बनाए हुए हैं जहाँ पर वो आपसे पैसा लेंगे। हमारा ग्रुप कम्प्लीटली फ्री है, ज्वाइन करने से पहले चेक कर लीजिएगा। बाकी आगे बात करें रिफंड प्रोसेस की, ट्यूसडे से रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड जिन लोगों को अलॉटमेंट मिली होगी उनको ट्यूसडे में डीमैट अकाउंट में शेयर ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और लिस्टिंग हमको देखने को मिलने वाली है इसकी वेडनेसडे में, यानी कि नेक्स्ट वीक इसका लिस्टिंग भी हमको देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें यहाँ पर कितने लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो रिटेल कैटेगरी मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम अगर आप स्मॉल HNI में जाते हैं तो 14 लॉट रहने वाले हैं और मैक्सिमम जाओगे तो 67 लॉट रहने वाले हैं स्मॉल HNI में। बट यहाँ पर स्मॉल HNI में ये जरूर याद रखिएगा कि ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बार मैंने कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन देखा है, लोग पूछते हैं कि सर HNI में अप्लाई कर दें, स्मॉल HNI में तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है एक एटलीस्ट एक लॉट भी मिल जाए, तो ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं होता है। बाकी बिग HNI में मिनिमम 68 लॉट और मैक्सिमम जितना बजट है उसके हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। आगे रिजर्वेशंस देखें तो 75% QIB के लिए है, 10% सिर्फ रिटेल का पोर्शन साइज है और 15% HNI का। यहाँ पर 10% रिटेल का क्यों है, अगर उसकी बात करें तो हो सकता है कंपनी की जो प्रीवियसली थी
ईयर के नंबर रिपोर्ट किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं लॉस होगा, जिसके चलते रिजर्वेशंस जो हैं वो रिटेल की कम होगी। अब प्रमोटर्स की बात की जाए तो कंपनी के प्रमोटर्स ममता उपाध्याय जी, मनोज कुमार उपाध्याय जी, एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है, उसके अलावा एमपीयू होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड उपाध्याय फैमिली ट्रस्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि कंप्लीटली प्रमोटर्स जो है उन्हीं के पास एक तरीके से, चाहे फर्म की फॉर्म में हो चाहे इंडिविजुअल उनके नाम से हो, उन्हीं के पास कंप्लीटली 100% स्टेक है। आईपीओ आने के बाद ये कितना बचेगा स्टेक उन लोगों के पास, ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये लिस्टिंग के बाद पता चलेगा। बाकी आगे बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स का जो डाटा है उसमें लास्ट 3 ईयर का कंप्लीट डाटा और करंट फाइनेंशियल ईयर का सिंगल क्वार्टर का डाटा है। सबसे पहले एसेट से स्टार्ट करते हैं। 10,887 करोड़ की एसेट थी जो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है और अभी ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। रेवेन्यू 1,562 करोड़ का था, नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू कम हुआ 1,361 करोड़ का देखने को मिला, बट वापस से रिकवरी हुई है और अभी 1,466 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। बट करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो 340 करोड़ का है, जो सिंगल क्वार्टर का है, मल्टीप्लाई बाय 4 करके एनुअली फिगर निकालें तो 1,360 करोड़ निकलता है। अगेन जो है रेवेन्यू प्रीवियस नंबर के कंपैरिजन में वीक है। अगर ये नंबर्स जो बचे हुए क्वार्टर के हैं उसमें इंप्रूव हो जाते हैं तो प्रीवियस नंबर को बीट कर पाएगी कंपनी, अदरवाइज उसी के आसपास हमको फिगर्स देखने को मिलेंगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 62 करोड़ का था, देन यहाँ पर 3 करोड़ का लॉस, जो मैंने आपको बोला लास्ट 3 ईयर के नंबर में कहीं लॉस रिपोर्ट हुआ होगा, जिस वजह से रिटेल का रिजर्वेशन सिर्फ 10% रह गया है। और ये अगर आप देखोगे तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रिटेल को बहुत कम मिलेगा, क्यूआईबी और एचएनआई सारा माल दबा के बैठ जाएंगे और रिटेल को जो मिलेगा वो सिर्फ 10% है। इसलिए रिटेल के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि वैसे भी सोलर वाली कंपनी है तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इसमें नज़र आ जाता है। बाकी प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर काफ़ी शार्प रिकवर देखने को मिला है और लगभग 697 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट किया गया था और अभी वापस से सिंगल क्वार्टर में 1.39 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो स्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है प्रॉफिट में, और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो नंबर हैं वो जो वॉलेटाइल हो रहे हैं, चाहे वो रिवेन्यू कम हो रहा है तो लॉस हो जाता है, रिवेन्यू अगर बढ़ रहा है तब भी प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी जो है ये थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2015 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुई है, थोड़ा सा कंपनी को टाइम अभी लग सकता है। बाकी नेटवर्थ की बात करें तो वो कॉन्टीन्यूसली हमको अगर देखोगे तो ग्रो होती हुई नज़र आ रही थी। एक समय पे 2,600 करोड़ तक चली गई थी, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर से वो कम हो चुकी है, और बल्कि करंट फाइनेंशियल ईयर में फिर से कम हो चुकी 1,942 करोड़ के आसपास है। अब रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व 1,154 करोड़ के थे, जो ऑलमोस्ट अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक 1,836 करोड़ हुए, और अब करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रिपोर्ट किए गए हैं उसका कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, 1,837 करोड़ के हैं। बट उसके अगेंस्ट में जो बोरोइंग्स हैं वो लगातार एक तरीके से बढ़ती हुई नजर आई हैं। 7,563 करोड़ था, देन 8,657 करोड़ हुआ, थोड़ा सा कम हुआ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8,217 करोड़, बट वापस से बढ़ा और अभी 9,319 करोड़ है। यानी कि जो डेटा यहाँ देखने को मिल रहा है उसके कंपैरिजन में अगर हम कैलकुलेट करें तो डेब्ट टू इक्विटी 5 के आसपास का निकल गया था, विच इज़ वेरी वेरी हाई। अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 17,486 करोड़ का मार्केट कैप, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी लो है 3%, डेब्ट टू इक्विटी लगभग 3.89 है। दैट मीन्स कि जो ऊपर हमने डेटा देखा उसके हिसाब से या तो रिजर्व बड़े होंगे या फिर बोरोइंग्स जो है वो थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई होंगी। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी थोड़ा सा वीक ही देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव ये देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 8 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर आप इस सेगमेंट पे देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि 8 टाइम के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपको कोई स्टॉक देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप छोटी कंपनी में जा रहे हो तब तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, लाइक सूजलॉन हो गया, सूजलॉन भी इसी तरीके से काम करता है और वो लगभग 20 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम NHPC की बात करें, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी का ही सेगमेंट है, तो वो सिर्फ 2 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपैरेटिवली जो पीयर कॉम्पिटिटर है उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव उनको देखने को मिलता है, प्राइस वाइज काफ़ी महंगा है। पैट मार्जिन्स की बात करें तो वो भी काफ़ी लो हैं, लेस देन 0.5% देखने को मिल रहे हैं। और अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे 13.36 से एकदम से डाउन हो गया 0.09, एंड पी रेशियो 21.63 से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 3,147, जो क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि ये IPO काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चाहे आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देख लो, चाहे पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देख लो, इस IPO में पैसा लगाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बाकी आगे बात करूं मैं यहाँ पर IPO लाने का उद्देश्य क्या था, तो उसमें यहाँ 2 चीज़ें बताई गई हैं। रीपेमेंट प्रीपेमेंट करनी है जो भी बोरिंग्स या कर्जा है,
जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से पैसा चाहिए। एंड जिस वेबसाइट पे डेटा चेक किया उनकी तरफ से मे अप्लाई बोला गया है, अप्लाई नहीं बोला गया है। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि थोड़ा सा जो डेटा है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा, चाहे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का हो, चाहे वो यहाँ पर हमको इसके फाइनेंशियल्स का डेटा देखने को मिल रहा है। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोमोटर्स की, प्रोमोटर्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, एक्सपीरियंस है बट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और प्राइसिंग के हिसाब से तो भाई ये IPO डबल से भी ज़्यादा प्राइस पे आया। इसकी फेयर वैल्यूशन मुझे जो लगता है 150-160 रखते तो शायद इस IPO को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता, बट वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव ये IPO बन जाता है। दैट मीन्स कि या तो लिस्टिंग फ्लैट होगी, बाद में ये डिस्काउंट पे जाएगा, लाइक क्रोस हो गया, टॉलिन टायर्स हो गया, वेस्टर्न कैरियर हो गया, उसके अलावा दीपक बिल्डर्स हो गया। तो ये सभी जो है लिस्टिंग तो ये ठीक ठाक देते हुए नजर आए थे, बट बाद में इनकी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बत्ती गुल होती हुई नजर आई है। इवन एफकॉन इंफ्रा को भी आप देखो तो वो भी डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, हालांकि कंपनी में बाद में फंड्स ने बाय किया तो इसलिए वो रिकवर कर गया और 420 से वो लगभग 500 से ऊपर आ चुका है। बट ज़रूरी नहीं है कि फंड्स घुसें, ज़रूरी नहीं है कि फंड्स बाय करें, तो वो कंपनी अच्छी थी वहाँ कर लिया, ज़रूरी नहीं है यहाँ करे, तो मे भी इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है। बाकी अगर मैं ग्रे मार्केट पे की और अपने डिसीजन की बात करूँ तो सबसे पहले ग्रे मार्केट देख लो। अब ग्रे मार्केट एक समय पे 10% था, मार्केट ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रही है तो यहाँ पे ग्रे मार्केट में गिरावट हुई है, 3.5% के आसपास है, यानी कि 10 रुपीज़ के आसपास है। और सिंगल लॉट पे कैलकुलेशन करो तो 510 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको लिस्टिंग पे देखने को मिलेगा सिर्फ। अब इतने से प्रॉफिट के लिए मैं तो बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करूँगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ये IPO आया है, तो मैं डे 1 डे 2 का डेटा एनालाइज करूँगा। अगर ग्रे मार्केट पे हम थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नज़र आता है तो उस सिचुएशन में मैं इस IPO को अप्लाई करने का सोचूंगा, अदरवाइज मैं इस IPO को बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ, अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, अवॉइड करूँगा। बाकी जो भी फाइनल डिसीजन होगा डे 3 पे बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन करके दिया हुआ है।